नमस्कार साथियों, मैं महेश बिश्नोई आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे एचटेट वाले बैच में, टीजीटी के इस बैच में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसके ऊपर हम बात करेंगे। वो क्या है? वो है मेटल्स की जो रिएक्शन होती हैं, यानी मेटल्स रिएक्ट कैसे करते हैं, यानी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, यानी रासायनिक गुणधर्म जो हैं। यानी हम किसके बारे में बात करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, यानी कि धातु के रासायनिक गुणधर्म क्या है? धातु के क्या है? रासायनिक गुणधर्म है। ठीक है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, आज चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। जो मेटल्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि मेटल है क्या, नॉन मेटल क्या है, मिक्सचर क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर कितने टाइप का होता है, हम इन सब चीज़ों को पढ़ चुके हैं। अभी हम जो करने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो है हमारे पास कि मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि कैसे ये रिएक्ट करता है, कैसे ये रासायनिक अभिक्रिया करता है, यानी इसकी अभिक्रियाएं कैसी होंगी, क्या होंगी, किसके साथ रिएक्ट करेगा। तो जो सबसे पहली जो हमें प्रॉपर्टी पढ़नी है, सबसे पहली फर्स्ट वन, वो क्या है कि मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन गैस। यानी क्योंकि ऑक्सीजन अबंडेंस है, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है अभी एटमॉस्फेयर में। कितनी ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में? लिख लेते हैं इसको, इन आवर एटमॉस्फेयर O2 का जो परसेंटेज है वो कितना है? 21% होता है। कितना होता है? 21% होता है। ये अभी ग्रुप डी के एग्जाम में आया था, ग्रुप डी के एग्जाम में आया था 22 तारीख की इवनिंग शिफ्ट में। ये क्वेश्चन था कि कितना परसेंट ऑक्सीजन होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, कितनी पाई जाती है, तो वो 20% होती है। मैंने यहीं लिख दिया है साथ के साथ। अभी हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टी क्या है, कैसे ये रिएक्ट करेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब भी कोई मेटल जो होता है, हम इसको कैसे लिखेंगे? मेटल, जो कि आपको पता है कि मेटल लगभग सॉलिड ही होते हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन जो कि गैसियस फॉर्म में होती है, ये मिलके क्या बनाते हैं? जब ये रिएक्ट करते हैं तो इनसे क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ये कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं? मेटल के ऑक्साइड जनरेट होते हैं, यानी मेटल के ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। अब जो मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं जनरली वो क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। जनरली दीज मेटल ऑक्साइड्स आर क्या हैं? बेसिक इन नेचर। ठीक है, generally the oxides of metal, yeah, the metal oxides are बेसिक इन नेचर। इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। सिंपल है। अगर मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब वो बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, यानी ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम मानना चाहें, अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहें हमारा, तो नेक्स्ट जो है हमारी स्लाइड, उसमें हम क्या लिख लेते हैं? एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसके लिए। तो जो एग्जाम्पल है इसके लिए क्या हो सकता है? मेटल की रिएक्शन है। हमारे पास 10th क्लास में एक पहली रिएक्शन आती है मैग्नीशियम, यानी सॉलिड मैग्नीशियम। वो किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन जो कि गैस की फॉर्म में होती है उसके साथ रिएक्ट करता है, और बनाता क्या है? उसके साथ प्रोड्यूस करता है 2MgO। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा होता है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा होता है। कहने का मतलब क्या है साथियों? कहने का मतलब क्या है कि मेटल जब भी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या प्रोड्यूस करता है? वो मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मेटल जब भी रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? मेटल का ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। मेटल ऑक्साइड यहाँ पर प्रोड्यूस होगा भाई। क्या प्रोड्यूस होगा? मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज थी कि मेटल की सबसे पहली जो रिएक्शन है वो ऑक्सीजन के साथ होती है, यानी मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे मैग्नीशियम रिबन का जलना, ये वाली जो रिएक्शन है इसको आप क्या क्या लिख सकते हो? ये है मैग्नीशियम रिबन का जलना। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन का
जलना, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन का जलना। इससे क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, यानी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन हमारी ये वाली इक्वेशन, ये रिएक्शन है 10th क्लास की साइंस की बुक की पहली जो केमिकल रिएक्शन है वो यही है, मैग्नीशियम रिबन का जलना। ऐसे ही बहुत सारे मेटल हैं, वो अलग अलग तरीके के ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे मान लो अगर सोडियम जो सॉलिड है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन गैस के साथ, यानी गैसियस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो 2 सोडियम होंगे और ये क्या बनाएगा? Na2O बनाएगा। क्या बनाएगा? Na2O बना देगा, सोडियम ऑक्साइड Na2O बना देगा, ठीक है। 2 सोडियम इधर और इधर हमारे पास कितना हो जाएगा? 2Na2, ये 2 हो जाएगा, ये 2 कर दो भाई, ठीक है। सॉरी नहीं, इसको मत करो, ठीक है। सिंपल, हम 2 को नहीं लिखते हैं सीधा, हम इसको विदाउट बैलेंसिंग के चलते हैं, क्योंकि बैलेंसिंग में फिर टाइम ज़्यादा लगना है तुम्हें। तो सिंपल सी बात है, सोडियम ऑक्साइड, अलग अलग फॉर्मूले के ऑक्साइड बनते हैं, अलग अलग फॉर्मूले के ऑक्साइड बनते हैं। जैसे कैल्शियम है, वो कैल्शियम क्या है? कैल्शियम जब रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, CaO बनाता है, ठीक है। मैग्नीशियम MgO बनाता है, ऐसे ही सोडियम Na2O बनाता है, ठीक है। लिथियम Li2O बना लेता है। लिथियम क्या बनाता है? Li2O बनाता है, लिथियम Li2O, लिथियम ऑक्साइड बना लेता है। यानी मेन बात क्या है, आपका मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे क्या बनाएंगे? ऑक्साइड्स बनाएंगे। अगर ऑक्साइड बनाएंगे तो इन ऑक्साइड का नेचर कैसा है? जैसा कि मैं पहले ही लिख चुका हूं, इन ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। कि अगर ऑक्साइड क्या है हमारे? बेसिक नेचर के हैं, दीज ऑक्साइड्स आर क्या है? बेसिक इन नेचर, बेसिक नेचर के ऑक्साइड है हमारे पास। तो अगर ये बेसिक नेचर के हैं, बेसिक नेचर किसका है? ऑक्साइड्स का। और किसके ऑक्साइड्स हैं? मेटल ऑक्साइड्स हैं। किसके ऑक्साइड्स हैं? मेटल के ऑक्साइड हैं। इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। अगर इनका नेचर बेसिक है तो हम क्या कर सकते हैं कि इनकी एसिड के साथ रिएक्शन देख लेते हैं कि ये एसिड के साथ कैसे बिहेव करेंगे। अगर ये बेसिक इन नेचर है तो एसिड के साथ क्या करेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को शो करेंगे। किसको शो करेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी आप उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया आप उसकी करवा देंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम क्या कहते हैं? ये उदासीनीकरण कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया हम इसको कहते हैं, ठीक है। यानी कि आपका जो मेटल ऑक्साइड जो बना है वो बेसिक नेचर का अगर है तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सोल्ट प्लस वाटर बनाएगा। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई भी एसिड, कहने का मतलब क्या है? एसिड प्लस बेस, यानी अम्ल और क्षार आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सोल्ट बनाते हैं, लवण बनाते हैं। प्लस में क्या रिलीज होता है? वाटर रिलीज होता है। सिंपल सी रिएक्शन होती है उदासीनीकरण। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? हमेशा सोल्ट और वाटर ही प्रोड्यूस करेंगे। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि अम्ल जब क्षार के साथ रिएक्शन करेगा, अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो उस अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें क्या मिलेगा? लवण प्राप्त होगा, ठीक है, यानी सोल्ट प्राप्त होगा। प्लस में पानी यानी कि वाटर मिलेगा, प्लस में पानी या फिर वाटर मिलेगा। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने क्या लिखा? हमने लिखा MgO सॉलिड जो है हमारे पास बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एक बेसिक ऑक्साइड है। जब ये मेटल के साथ, सॉरी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, यानी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेते हैं, इसके साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा हमारे पास? ये सोल्ट प्रोड्यूस करेगा। कैसा सोल्ट प्रोड्यूस करेगा? ये सोल्ट प्रोड्यूस करेगा MgCl2, ठीक है। MgCl2 सोल्ट प्रोड्यूस करेगा, साथ में आपके पास वाटर रिलीज हो जाएगा, यानी पानी और मैग्नीशियम क्लोराइड। अब ये 2 लेने होंगे हमें, ठीक है। तो हो गया। अब इसको देखते हैं कि ये क्या है। देखो अब इसमें देखो हमारे पास कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया? मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया। क्या बनाया? मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया। क्या बनाया है? मैग्नीशियम क्लोराइड। ये साल्ट है, क्या है? सोल्ट है, यानी लवण है। मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया है, मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में क्या मिला है हमें? पानी मिला है। साथ में क्या मिला है? पानी मिला है। तो ये एक तरह की एक उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, यानी ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है।
बेस हमेशा एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोल्ट प्लस वाटर बनाएगा। इसी से हमें क्या पता चल रहा है कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि ये सोल्ट बना रहे हैं और साथ में वाटर बना रहे हैं, सोल्ट और वाटर बना रहे हैं। ये जनरली तो बेसिक होते हैं, लेकिन कुछ मेटल के ऑक्साइड होते हैं जो कि दोनों तरह का नेचर शो करते हैं, यानी एसिडिक बिहेवियर भी और बेसिक बिहेवियर भी, यानी अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण उनके अंदर होते हैं। ऐसे ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, ऐसे ऑक्साइड को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं भाई, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी कि उभयधर्मी। क्या कहते हैं, उभयधर्मी, उभयधर्मी, उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड इनको कहा जाता है, यानी ऐसे ऑक्साइड जो कि दोनों तरह का बिहेवियर शो करते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, दोज मेटल ऑक्साइड्स which shows both type of nature, both type of nature, मतलब एसिडिक एंड बेसिक, यानी एसिडिक कैरेक्टर भी होता है इनके पास और बेसिक भी होता है, आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उनको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, जिनके पास दोनों तरह का नेचर होता है, यानी उभयधर्मी ऑक्साइड इनको कहा जाता है। कि ऐसे ऑक्साइड, अगर हम लिखना चले, चलो इसको कलर बदल लेते हैं ना, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, दूसरे कलर से लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार, अम्ल एवं क्षार लिखो, अम्ल एवं क्षार दोनों के तरह, दोनों के तरह अपने गुण दर्शाते हैं, या फिर दोनों के जैसे, ऐसे लिख सकते हो, दोनों के जैसे ही, दोनों के तरह के गुण या दोनों के तरह के गुण दर्शाते हैं, या दोनों तरह के गुण दर्शाते हैं, दोनों तरह के, अम्लीय क्षार दोनों तरह के गुण दर्शाते हैं, दर्शाते हैं, उन्हें उभयधर्मी उन्हें हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड उनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड किनको कहा जाता है, जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम इनका, एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो हम क्या ले सकते हैं, देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड का क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल जैसे Al2O3, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, यानी एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम जो मेटल होता है उसका जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। एक हमारे पास जिंक का ऑक्साइड जो होता है वो भी क्या होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड।
जैसे अगर मैं इसकी दोनों रिएक्शन या दोनों अभिक्रियाएं लिखना चाहूँ जो एल्यूमिनियम शो करता है, यानी एसिडिक बिहेवियर भी और बेसिक बिहेवियर भी, तो उनको अगर हम देखें तो कैसे होगा। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 हमने ले लिया, इसको हम किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, एसिड के साथ, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा AlCl3, ठीक है। ये क्या बनाएगा, AlCl3 प्लस में वाटर बनाएगा, यानी सोल्ट प्लस वाटर ही तो बनाना है। तो AlCl3 इसका सोल्ट प्लस में ये क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। अब अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करो तो ऐसे बैलेंस किया जा सकता है 6HCl 3H2O, ठीक है। AlCl3 तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, यानी एसिड के साथ तो ये सोल्ट प्लस वाटर बना रहा है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो तब ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इस एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है। जबकि अगर हम इसको बेस के साथ रिएक्शन करवाना चाहें, जैसे Al2O3 की हम रिएक्शन किसके साथ करवाना चाहें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अगर हम इसके साथ रिएक्शन करवाना चाहें तो ये क्या बनाएगा, ये सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा, NaAlO2 बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट प्रोड्यूस करता है, NaAlO2। इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा, इसका प्रोडक्शन करेगा। प्लस में आपके पास क्या आएगा, सोडियम एल्यूमिनेट के साथ हमारे पास क्या बनेगा, इसके साथ हमारे पास वाटर बन जाएगा, यानी एक सोल्ट और दूसरा क्या है, वाटर बनेगा। क्या बनेगा, एक सोल्ट बन जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। अब अगर इसको बैलेंस करना चाहो तो यहाँ पर 2 लगा दो, ठीक है, 2 NaOH हो जाएगा, 2 NaAlO2 हो जाएगा हमारे पास, और हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। यानी ये एसिड और बेस दोनों की तरह अगर इनको रिएक्ट करता है, अगर कोई भी ऐसा ऑक्साइड जो है जो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर रहा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयधर्मी या एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो मेटल्स के सारे ऑक्साइड बेसिक नहीं होते, कुछ उभयधर्मी भी होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और हमारे पास क्या है नेक्स्ट जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अब हम बात करते हैं, एक प्रोसेस आती है मेटल की। जब भी मेटल जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्ट करते हैं, उनकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी अलग अलग होती है, ठीक है। कुछ बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम जो है ना, वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही क्या कर लेते हैं, बर्निंग शुरू हो जाती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ब्लास्ट भी हो जाता है, ठीक है। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को किस में से स्टोर करके रखते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड अंडर, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। उनको किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर। मिट्टी के तेल में इनको क्या रखा जाता है, बंद करके रखा जाता है, मिट्टी के तेल में, ठीक है। मिट्टी के तेल में स्टोर करके रखते हैं, मिट्टी के तेल में स्टोर करके रखते हैं किसको, सोडियम और पोटेशियम को। क्यों, क्योंकि ये क्या है, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव। कैसे हैं, हाईली रिएक्टिव हैं। कैसे हैं भाई, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। सोडियम और पोटेशियम जो है ना, इतने हाईली एक्टिव मेटल हैं, इतने रिएक्टिव हैं कि ये एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है और नमी है उसी के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, वोलेंट रिएक्शन होगी। इसलिए हम इनको किस में स्टोर करके रखते हैं, हम इनको मिट्टी के तेल में यानी केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अब एक प्रोसेस आती है जिससे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, उस प्रोसेस के बारे में देखते हैं क्या है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं साथियों एनोडाइजिंग। क्या कहते हैं, एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग या फिर इसको हिंदी में बोला जाता है एनोडीकरण। क्या बोला जाता है, एनोडीकरण बोला जाता है। यानी एनोडाइजिंग क्या है, एनोडीकरण क्या है, इस प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि ये प्रोसेस क्या है। ये जो एनोडाइजिंग है या एनोडाइजेशन जो है, इस प्रोसेस में हम क्या देखते हैं कि जब एल्यूमिनियम जो होता है ना, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, एक ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, यानी एक परत जो होता है। एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो उस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उसके ऊपर क्या बन जाती है, एक ऑक्सीजन की, उसके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्या बन जाती है, एक परत बन जाती है, एक लेयर बन जाती है। और वो जो लेयर होती है वो उसके फर्दर कोरोजन से उसको बचाती है, ठीक है। वो कोरोजन रेजिस्टेंट होती है, यानी जंग जो लगता है, ठीक है, जंग जो लगता है उससे बचाती है, यानी जो संरक्षण है उसका वो बढ़ जाता है। एक संरक्षक परत उसके ऊपर यानी
प्रोटेक्टिव लेयर का मतलब संरक्षक परत जो है उसके ऊपर चढ़ जाती है, जो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देती, और ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करने देती, और एल्यूमिनियम के मेटल को बचा के रखती है। इसी प्रोसेस को एनोडाइजिंग कहा जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एनोडाइजिंग कहा जाता है। पहले हम इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं, 1 मिनट भाई। अब हम जो बात कर रहे हैं वो है एनोडीकरण के बारे में, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, यानी पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। एनोडीकरण का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ formation of it is the process of formation of a protective layer of oxide on the surface of metal, surface of aluminium metal, which prevents its further corrosion, यानी कि ये ऐसी लेयर बनती है, यानी कि ये ऐसी लेयर बनती है ऑक्साइड की, यानी कि जब एल्यूमिनियम व ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिक्रिया के कारण एल्यूमिनियम पर एक संरक्षक परत बन जाती है, इसी प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एनोडीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनोडीकरण कहा जाता है। और ये जो परत होती है ये फर्दर ऑक्सीडेशन से उसको बचाती है। क्या करती है? फर्दर ऑक्सीडेशन से उसको बचा लेती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, उसके बाद हम बात करते हैं रिएक्शन जो है मेटल की, वो किसके साथ करेंगे? हम वाटर के साथ करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, पानी के साथ मेटल्स की अभिक्रिया, यानी पानी के साथ अभिक्रिया। पानी के साथ अभिक्रिया देखनी है हमें। ठीक है, पानी के साथ अभिक्रिया, यानी धातुओं की अभिक्रिया किसके साथ देखनी है? पानी के साथ। यानी हमें पानी के साथ रिएक्शन देखनी है, किसकी? मेटल्स की। जब भी मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ? वाटर के साथ। मेटल जो है प्लस में जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा पहले। वैसे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, लेकिन पहले हम मान रहे हैं कि मेटल ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, प्लस में आपको क्या मिलेगी? हाइड्रोजन गैस मिलेगी। प्लस में क्या मिलेगा आपको? हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, प्लस में क्या मिलेगी आपको? हाइड्रोजन गैस मिलेगी। और ये जो मेटल ऑक्साइड है, ये जो मेटल ऑक्साइड है आपके पास, ये मेटल ऑक्साइड, ये वाली मेटल ऑक्साइड जो है, ये आपको कहाँ अब वापस मिलेगी? नेक्स्ट जो मेटल ऑक्साइड जो है, यही मेटल ऑक्साइड जो पहली रिएक्शन में बनी है, पहली अभिक्रिया में जो मेटल की ऑक्साइड बनी है, मेटल ऑक्साइड, वो और पानी के साथ, और ज़्यादा पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी? और ज़्यादा पानी के साथ रिएक्ट करके बना देगी मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगी। क्या प्रोड्यूस करेगी? मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगी। मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर देगी। क्या प्रोड्यूस करेगी? मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर देगी। ठीक है,
अब जो मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हुई है, मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हुई है, वही पानी के साथ हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, यानी अंतिम जो हमारा उत्पाद है वो क्या बनता है इस अभिक्रिया के अंदर, कि मेटल जो है, धातु जो है, वो पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं कि हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसका निर्माण करते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। अब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जब वो ये रिएक्शन करते हैं तो वो पानी के अंदर फ्लोट करना शुरू करते हैं, उनके बबल्स, जो पानी जो होता है ना, पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। जैसे कैल्शियम एक मेटल है जो पानी के ऊपर क्या करना शुरू कर देता है, फ्लोट करना शुरू करता है। क्या हो जाता है? कैल्शियम मेटल स्टार्ट्स फ्लोटिंग, वो क्या करना शुरू कर देता है, फ्लोट करना शुरू कर देता है पानी के ऊपर। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है? तैरना शुरू कर देता है। वो क्या शुरू कर देता है? तैरना शुरू कर देता है। कैल्शियम मेटल जो होता है वो स्टार्ट कर देता है फ्लोटिंग का। ऐसा क्यों? क्योंकि बबल बनते हैं वहां पर, किसके? हाइड्रोजन गैस के। ये वाली जो हाइड्रोजन गैस है इसके बबल्स बनते हैं। स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज ऑफ द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस यानी हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले होते हैं उनकी वजह से कैल्शियम मेटल क्या आ जाता है, पानी के ऊपर आ जाता है, सतह के ऊपर आ जाता है, उसके ऊपर तैरने लगता है, फ्लोट करने लगता है। ये एक रिमार्केबल प्रॉपर्टी है और सरफेस पे आ जाता है, किस पे? ठीक है, सरफेस ऑफ वाटर पे आ जाता है। ठीक है, अब क्योंकि ये जो हाइड्रोजन गैस के बबल है, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये स्टिक कर जाते हैं किसके ऊपर? मेटल की सरफेस पे। बिकॉज द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक टू दी मेटल सरफेस। ये मेटल की सरफेस के ऊपर चिपक जाते हैं, इसीलिए मेटल हल्का होकर कहाँ ऊपर उठ जाता है, यानी वो धातु की सतह पर चिपक जाते हैं। जो बुलबुले होते हैं हाइड्रोजन गैस के, इस रिएक्शन में वो धातु की सतह के ऊपर चिपक जाते हैं, इसी वजह से धातु उनके साथ ऊपर उठती है और पानी की सतह पे तैरने लगती है। आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि ऐसा वो मेटल कौन सा है जो वाटर के साथ रिएक्ट करने पर उसके ऊपर तैरने लगता है। तो कैल्शियम एक मेटल है जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करने लगता है, तैरने लगता है। कैल्शियम जो मेटल है वो क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करने लगता है, तैरने लगता है। क्या करने लगता है भाई, तैरने लगता है। ठीक है, तो कैल्शियम एक ऐसा मेटल है जो जब वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बनाता है रिएक्ट करके, तो वो उसके ऊपर क्या करता है, तैरता है। मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन वो किसके साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। अब ये भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि मैग्नीशियम does not react with cold water, does not react with cold water, but it reacts with hot water। ठीक है, यानी ठंडे पानी के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता, वो सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करता है, गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है, गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है। कोल्ड वाटर के साथ तो रिएक्ट करता नहीं है, लेकिन किसके साथ रिएक्ट करता है, गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है। कौन? मैग्नीशियम जो मेटल है हमारा, वो मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ तो रिएक्ट करता नहीं है, लेकिन किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, इसको भी नोट कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। चलो हाथ बना देते हैं, एक ड्रा कर देते हैं, एक हाथ ये इधर ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, तो क्या है आपके पास, एल्यूमिनियम, आयरन, अरे Fe सही नहीं लिखा, एल्यूमिनियम, आयरन है, और आपके पास जो है जिंक है। एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक दे डू नॉट रिएक्ट विद, इन तीनों की बात कर रहे हैं, दे डू नॉट रिएक्ट विद either hot और कोल्ड वाटर। चाहे हॉट हो चाहे कोल्ड हो, वो उन दोनों के साथ ही क्या नहीं रिएक्ट करते, रिएक्ट ही नहीं करते। लेकिन वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, लेकिन वो किसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। बट दे रिएक्ट्स विद स्टीम, यानी भाप के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, जबकि हॉट और कोल्ड वाटर के साथ, दोनों के साथ ही रिएक्ट नहीं करते। जबकि
हॉट और कोल्ड वाटर दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन भाप के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। वो किसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं? भाप के साथ। स्टीम के साथ तो रिएक्ट कर जाते हैं, जबकि हॉट और कोल्ड वाटर के साथ वो रिएक्ट ही नहीं करते। हॉट और कोल्ड वाटर के साथ वो क्या नहीं करते? रिएक्ट ही नहीं करते। यानी किसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं? स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। अब स्टीम के साथ, भाप के साथ जब इनकी रिएक्शन होती है, स्टीम यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में, भाप या फिर वाष्प लिख देते हैं, ठीक है, वाष्प लिख देते हैं या फिर भाप लिख देते हैं। इनके साथ तो रिएक्ट करते हैं, लेकिन कोल्ड और हॉट वाटर दोनों के साथ ये क्या नहीं करते? रिएक्ट नहीं करते हैं। अब इनकी रिएक्शन अगर हम स्टीम के साथ लिखना चाहें, यानी एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है, सॉरी एल्यूमिनियम जो मेटल है, एल्यूमिनियम सॉलिड, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ प्लस में आपके पास स्टीम है, वाटर है, तो ये क्या बनाएगा? तो मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? एल्यूमिनियम का मतलब मेटल ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, तो ये क्या बनाएगा? Al2O3, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड प्लस में आपको क्या लिबरेट करके देगा? हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, ठीक है। इसमें क्या लिबरेट होगा भाई? हाइड्रोजन की गैस लिबरेट होगी। गैस के लिए हम ये वाला सिंबल भी यूज कर सकते हैं। जब भी आपको ऐसे एरो दिखाई दिए जाए किसी भी रिएक्शन में, किसी प्रोडक्ट के बाहर अगर साइड में अगर एरो दिखा रखा है, तो इसका मतलब वो गैस के रूप में बाहर निकल रहा है। अगर ये वाला एरो हो, अगर ये वाला एरो हो डाउन की तरफ, तो इसका मतलब होता है वहां कोई प्रेसिपिटेट जमा हो रहा है। क्या जमा हो रहा है? प्रेसिपिटेट जमा हो रहा है, यानी सॉलिड पदार्थ वहां बन रहा है, ठीक है। कोई पदार्थ वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट जम जाएगा, कुछ ना कुछ वहां पे बनेगा सॉलिड पदार्थ। जबकि ये अगर एरो का निशान ऊपर है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि गैस निकल रही है। रिएक्शन मिक्सचर में से क्या निकल रही है? कोई गैस बाहर निकल रही है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। तो जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है? मेटल्स की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ। किसके साथ? डाइल्यूट एसिड के साथ। रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड किसके साथ है? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड, मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड किसके साथ रिएक्शन करनी है भाई? डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन करनी है। डाइल्यूट एसिड यानी हमारे जो अम्ल है, अब वो क्या है? तनु अम्ल है, सांद्र नहीं है, तनु अम्ल है, ठीक है। जो हमारे जो एसिड हैं वो कैसे होंगे? डाइल्यूट एसिड के साथ हमारी मेटल की हमें रिएक्शन करवानी है। तो डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन कैसे होगी भाई? उसको देखते हैं कि जब भी मेटल जो होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। मेटल क्या बनाएंगे? देखो मैं जनरल रिएक्शन लिख देता हूं, मेटल प्लस में डाइल्यूट एसिड। अब एसिड कोई भी हो सकता है, अम्ल कोई भी लिया जा सकता है, और बनेगा क्या? आपके पास सोल्ट प्रोड्यूस होगा और प्लस में क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। प्लस में क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। मेटल कोई भी हो सकता है यहाँ, और डाइल्यूट एसिड ले लेंगे, सोल्ट बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर लिबरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस बाहर लिबरेट हो जाएगी। लेकिन क्या सभी मेटल के साथ ऐसा होता है? क्या सारे मेटल हाइड्रोजन गैस को इवोल्व कर पाते? नहीं, सारे मेटल्स साथियों हाइड्रोजन गैस को इवोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कुछ मेटल्स होते हैं जो एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होते हैं, तो उनके पास इतनी टेंडेंसी नहीं है कि वो हाइड्रोजन इवोल्व कर पाए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। अब कुछ एसिड जो है जिनके साथ हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं होती, तो इसको हम पॉइंट बना के लिख सकते हैं, इसको हम पॉइंट बना के लिख सकते हैं, ठीक है। एक हाथ आएगा इधर, ये हाथ दिखा देते हैं, ये हाथ मुझे दे दे कातिया, ठीक है। तो ये हाथ जो है ये इशारा कर रहा है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ठीक है। मेटल्स डू नॉट इवोल्व हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। किसके साथ? HNO3। HNO3 का मतलब क्या है? इसको कहते हैं बेटा नाइट्रिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रिक एसिड कहते हैं। यानी HNO3 के साथ जब भी आपका कोई मेटल रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं करेगा। HNO3 के साथ मेटल्स क्या नहीं करते हैं? रिएक्ट तो करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं करते। क्या नहीं करते? हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं करते। ऐसा क्यों? बिकॉज इट oxidizes the evolved हाइड्रोजन गैस। ये क्या करता है? उस इवोल्ड हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि HNO3 क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक होता है, एक
शानदार ऑक्सीकारक होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, और क्या बना देता है उसकी जगह, वाटर बना देता है, ठीक है। इट ऑक्सीडाइजेज द इवोल्व्ड हाइड्रोजन गैस टू वाटर एंड हीट। उससे क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर बन जाएगा, वाटर में ऑक्सीडाइज कर देगा और हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ऐसा क्यों, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये ताकतवर, हम इसको कह सकते हैं ताकतवर ऑक्सीकारक है। क्या है, ऑक्सीकारक है, ताकतवर ऑक्सीकारक है। कौन, आपका नाइट्रिक अम्ल जो है वो क्या है, ताकतवर ऑक्सीकारक है। कौन है भाई, नाइट्रिक अम्ल जो है आपका वो क्या है, ताकतवर ऑक्सीकारक है। कौन है, HNO3। HNO3 जो है ना वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई, क्या है, एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ताकतवर ऑक्सीकारक है। कौन, HNO3। HNO3 करता क्या है, ये जो हाइड्रोजन गैस इवोल्व तो होती है लेकिन उसको तुरंत ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए कहते हैं कि मेटल्स जो है जनरली HNO3 के साथ क्या नहीं प्रोड्यूस करते, हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं होती इसमें। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन आ जाता है, इसमें भी क्या है, एक्सेप्शन है हमारे पास। इसमें एक्सेप्शन क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन आता है कि मैग्नीशियम और मैंगनीज दो ऐसे मेटल हैं जो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन इवोल्व कर देते हैं। अब एक्सेप्शन जहां भी होता है आपको पता है वहां से क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। एक्सेप्शन क्या है उसको देख लेते हैं जरा। एक्सेप्शन ये कहता है कि मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, Mg and Mn reacts with dilute HNO3, यानी डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, यानी वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, इवोल्व करते हैं। अरे क्या लिख दिया, H2 लिखना था भाई, हाइड्रोजन गैस, सॉरी H2 लिखना था। यानी मैंगनीज और आपके पास, ठीक है, हाँ, मैंगनीज और आपके पास क्या है, Mn जो है, मैंगनीज और मैग्नीशियम, सॉरी मैंगनीज और मैग्नीशियम, आपके पास दो ऐसे मेटल होते हैं जो कि क्या करते हैं, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को इवोल्व कर देते हैं। लेकिन अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि मेटल्स जनरली नहीं इवोल्व कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन क्या है कि मैंगनीज और मैग्नीशियम दोनों हाइड्रोजन गैस को इवोल्व करेंगे। कब, जब वो किसके साथ रिएक्ट करें, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या प्रोड्यूस कर देंगे, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर देंगे। क्या इतनी बात समझ में आई है भाई, बताओ जरा, आंसर करो भाई। ठीक है, चलो बढ़िया बात है अगर समझ में आ गई है। तो उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, इसके बाद एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी हम एक मिक्सचर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्वारेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वारेजिया हम कहते हैं। अब एक्वारेजिया के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं, एक्वारेजिया के बारे में बात कर लेते हैं। एक्वारेजिया, अब एक्वारेजिया क्या होता है, ये एक ऐसा सोलवेंट होता है, ऐसा मिक्सचर होता है जो कि ऑलमोस्ट हर टाइप के मेटल को अपने अंदर क्या कर लेता है, डिजोल्व कर लेता है। ऑलमोस्ट सभी मेटल को अपने अंदर डिजोल्व करने की ये टेंडेंसी रखता है, यानी हाईली रिएक्टिव सॉल्यूशन है ये। एक्वारेजिया क्या है, हाईली रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्शन अभिक्रिया के लिए ये उपयुक्त है। हाईली रिएक्टिव होता है, कैसा होता है, हाईली रिएक्टिव, कैसा होता है, हाईली रिएक्टिव आपका सॉल्यूशन है। ऑलमोस्ट सारे ही मेटल्स को क्या कर सकता है, ये अपने अंदर डिसोल्व कर सकता है। ऑलमोस्ट क्या कर सकता है, सारे ही मेटल्स को अपने अंदर डिसोल्व कर लेता है। ये सॉल्यूशन बनता किससे है, ये सॉल्यूशन बनता किससे, ये बनता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ठीक है, क्या बनता है, ऊपर लगा दिया क्या डॉट, ठीक है रुक जाओ भाई, हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड आपका HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के मिश्रण से मिलता है। सबसे पहले क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस में कॉन्सेंट्रेटेड आपका नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। अब ये किस अनुपात में मिलाए जाते हैं, ये किस अनुपात में मिलाए जाते हैं, इनको मिलाया जाता है 3:1 के रेशियो में। किसमें,
3:1 के रेशियो में, यानी अगर 3 ml कंसनट्रेटेड HCl लिया, ठीक है, और 1 ml हमने कंसनट्रेटेड HNO3 लिया, तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा एक्वा रेजिया बनेगा। क्या बनेगा? हमारे पास एक्वा रेजिया बनेगा, ठीक है। कंसनट्रेटेड HNO3 और इनका रेशियो कितना? इनका रेशियो है 3:1 का। इनका रेशियो कितना है? 3:1 का इनका रेशियो है भाई। क्या रेशियो है इनका? 3:1 का रेशियो है। यानी अगर 3 ml HCl के होंगे कंसनट्रेटेड, तो 1 ml किसका होगा? कंसनट्रेटेड HNO3 का। तो उसके मिश्रण से क्या बनेगा? एक्वा रेजिया बनता है। ऑलमोस्ट सभी मेटल्स को ये डिसोल्व कर लेता है। जो गोल्ड स्मिथ होता है, सुनार जो होते हैं, वो इसी मिक्सचर का यूज करते हैं ज्वेलरी फॉर्मेशन के अंदर। किसके अंदर? ज्वेलरी मेकिंग के अंदर किसका यूज करते हैं? इसी मिक्सचर का ये यूज करते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट जो है हम जिसके बारे में बात करने वाले, वो है क्या कि जब भी कोई मेटल है और एक दूसरे मेटल का सोल्ट है, वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। यानी अभिक्रिया हमें किसकी देखनी है? मेटल प्लस में सोल्ट ऑफ अनदर मेटल, सोल्ट ऑफ अनदर मेटल, दूसरे मेटल का सोल्ट और एक मेटल आपस में सोल्ट ऑफ अनदर मेटल, इनके साथ जब रिएक्शन, इनकी जब रिएक्शन होती है तो उससे क्या बनता है, तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, उसके बारे में बात करते हैं। ये एक्चुअल में एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। इसको हम क्या कह सकते हैं? ये एक्चुअली क्या होती है? एक इट इज एन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एक्चुअली क्या होती है? इट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप। किस टाइप की रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन है, ठीक है। एक अपने दूसरी जगह उसको, एक जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। जैसे आपने देखा होगा कि बस में जो हट्टा कट्टा इंसान होता है ना, वो पतले वाले को धक्का दे के साइड में कर देता है, तो वो डिस्प्लेस करता है उसको, उसकी जगह से खुद उसकी जगह जाके बैठ जाता है। वैसा ही यहाँ होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है या मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है, वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। इट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको दोबारा से लिख देता हूँ ना, सीधा लिखते हैं थोड़ा, ठीक है। इट इज ए displacement reaction, it is a displacement reaction, displacement reaction in which more reactive element displaces the less reactive element, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर देता है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को इसमें डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को इसमें डिस्प्लेस कर देता है। और बनता क्या है? देखो, अगर मैं मान लो इसको मेटल ए कह देता हूं, अगर मैं क्या कह देता हूं उसको? मेटल ए मान लेता हूं। इसको मेटल ए को अलग कलर से लिख देते हैं ना, मेटल ए है, ठीक है। तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? सोल्ट ऑफ मेटल ए मेटल ए प्लस में आपके पास क्या बनेगा भाई? सोल्ट ऑफ मेटल ए के साथ दूसरा मेटल आपको मिल जाएगा, प्लस मेटल बी मान लो। ये अनदर मेटल का जो साल्ट था वो मेटल बी मान लिया। तो हमारे पास क्या हो गया? ऐसे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह आप इसको क्या कर सकते हो? समझ सकते हो। इसको एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह मान सकते हो, यानी विस्थापन अभिक्रिया जो होती है उसके रूप में इसको मान सकते हो कि एक ज़्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट है, जो ज़्यादा अभिक्रिया के लिए पोटेंशियल है, जो ज़्यादा क्रियाशील तत्व है, वो कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। इसको विस्थापन रिएक्शन भी कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। जब रिएक्शन मेटल की नॉन मेटल के साथ होती है, उसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? वो पॉइंट है हमारा कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। अगर हम इसकी बात करें कि रिएक्शन जो है मेटल की नॉन मेटल के साथ, तो ये क्या बनाते हैं? ये आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? आयनिक कंपाउंड, या फिर उनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी कहते हैं, या फिर उनको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोवेलेंट
कंपाउंड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोवैलेंस कंपाउंड भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल अगर हमें देना हो तो एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि सोडियम जो मेटल होता है, ठीक है, सोडियम Na सॉलिड प्लस क्लोरीन गैस, आपको पता है Cl2 गैस जो होती है, इनकी जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है आपके पास, ठीक है, आपके पास 2NaCl बनता है। और NaCl क्या होता है? एक आयनिक कंपाउंड होता है। NaCl क्या होता है? एक आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। सोल्ट आपके पास एक जनरेट होता है, आयनिक कंपाउंड, ठीक है, आपके पास जनरेट होता है, कोवलेंट नहीं, आयनिक कंपाउंड इस रिएक्शन से बनता है, ठीक है। तो साथियों आज के लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब तक ये पहुंच जाए। और अपनी एस्टेट की तैयारियों को जारी रखिए क्योंकि एस्टेट होने वाला है दिसंबर में 2 और 3 दिसंबर के दिन, 2 तारीख और 3 तारीख को दिसंबर में एस्टेट होने वाला है, ठीक है। टाइमली अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते रहिए, साथ के साथ अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।